हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और मैं स्मिता माथुर, मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए अपनी एक नई कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है 7 फेरे। और ये बहुत ही मार्मिक कहानी है और इसको सुनाने के लिए मुझे बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ी लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत मार्मिक होती हैं लेकिन यथार्थ के इतने करीब होती हैं कि हमें कहीं ना कहीं से उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। और मैं चाहती हूँ कि इस कहानी के द्वारा इसके जो पात्र हैं, माता पिता हैं और बच्चे हैं, जो भी पात्र हैं आप कहानी सुनेंगे, उनका दर्द आप सभी तक पहुँचे और आप उसको महसूस कर सकें। तो आज की मेरी कहानी का नाम है 7 फेरे और ये मेरी जो सेकंड बुक है वो कुछ जानी कुछ अनजानी उससे ली गई है। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी सेकंड बुक से आप लोग के लिए कहानियाँ लेके आऊँगी, तो बस उसी से मैं आपके लिए कहानी ले आई हूँ जिसका नाम है 7 फेरे। देवेश ने ईशा को फूलों की डोली में विदा किया था। लाल चमकती नई कार स्विफ्ट डिज़ायर रंग बिरंगे फूलों से सजी थी। उसमें उसकी चंद्रमा सी बेटी बैठी थी, लाल जोड़े में सजी। गोरा दमकता रंग, बड़ी बड़ी काली कजरारी आँखें, सुतवा नाक और लरचते गुलाबी होंठ। गुलाब के फूलों की माला और रजनीगंधा की बेड़ी ने उसे देवी का ही रूप दे डाला था। बगल में था उसका गोरा चिट्टा मुस्कुराता पति अनुराग, श्वेत सुनहरी शेरवानी में और मस्तक पर लगे लाल टीके में वह खूब फब रहा था। बेटी की सिंदूर भरी मांग और बिछियों को देखकर देवेश का मन आनंद से भर उठा था। आहा, उसकी बेटी सुहागन बन गई, उसकी शादी हो गई। कब से उसकी इच्छा थी बेटी को इस रूप में देखने की। आंखें जुड़ा गईं। चचेरे ममेरे भाइयों ने गाड़ी को हल्का सा धक्का लगाया और लाल गाड़ी हौले हौले चल दी। गर्दन पीछे घुमाकर बिटिया धीरे धीरे पीछे सरकती जा रही प्रियजनों की छवियों को निहारती रही। कुछ देर तक सबके हिलते हाथ बिटिया को दिखाई देते रहे और फिर उसने धीरे से हाथ में पकड़े रुमाल से आंखों में उमड़ रहे अपने आंसू पोंछ लिए थे। अनुराग ने हौले से अपनी बाईं बाह उसके कंधों पर सरकाकर हल्की थपकी दी और मौन रहते हुए भी आश्वस्त किया कि उसकी मजबूत बाहों के घेरे में वह पूरी तरह निश्चिंत रहे। बेटी को विदा करके निढाल हुआ देवेश कटे पेड़ सा पलंग पर जा लेटा। लेकिन शादी में काम कर रहे लोग शेष बचा भुगतान लेने के लिए उतावले हो रहे थे, इसीलिए बचे हुए पेमेंट करने के लिए उसने कैश और चेक बुक बड़े भैया नरेश और भाभी को पकड़ा दिए। थोड़ी देर में थकी हारी देवेश की पत्नी चित्रा भी उसके पास आकर लेट गई थी। एक दूसरे का हाथ कस कर थामे देवेश और चित्रा दोनों बेहोशी की नींद में चले गए थे। बेटियां ही उनके लिए सब कुछ थी। जहाँ छोटी राजी माँ की दुलारी थी, वहीं ईशा शुरू से ही पापा की लाडली बिटिया थी। अपनी बड़ी बड़ी आँखों से शुरू से ही वह पापा को बड़े फैसिनेशन से देखती। जैसे ही पापा ऑफिस से आते वह लपक कर उनकी गोद में आ जाती। नाचती कूदती गुड़िया दिलाने से लेकर पहले साइकिल और फिर कार चलाना तक उसने पापा से ही सीखा था। उसकी नन्ही नन्ही उंगलियों में पेंसिल पकड़ाकर लिखना भी उन्होंने ही सिखाया था और बाद में वे ही उंगलियां लैपटॉप पर फटाफट काम करने लगी।
बचपन से ही पापा उसके साथ बैडमिंटन और वॉलीबॉल खेलते और तैरने के लिए गंगा घाट ले जाते। देवेश चाहता था कि उसकी बेटी ऑलराउंडर हो, जितनी होशियार पढ़ने में उतनी ही तेज़ खेल कूद में। बचपन से ही वो पापा के लिए दौड़ कर पानी लाती और अपने छोटे छोटे हाथों से पापा के लिए घी लगी गरम रोटी लेकर आती। ऐसी बेटी पर वह वारी वारी जाता। लोग जताते कि उसका बेटा नहीं है, लेकिन उसने बेटियों की बेहतरीन परवरिश में स्वयं को डुबो दिया था। ग्रेजुएशन करने के बाद जब ईशा का सिलेक्शन पूना के एमबीए कॉलेज में हुआ था, तो खुशी के साथ उसका दिल भारी भी हो गया था। कैसे रहेगा वह अपनी बेटी के बिना? कौन उसका लाड़ करेगा? कौन उसे प्यार से पापा पापा कहेगा? बेटी के सुनहरे भविष्य की कामना में बड़ी हिम्मत करके डबडबाई आंखों से वह बेटी को पूना छोड़ आया था। दिन में कम से कम एक बात ज़रूर होती और हर आती छुट्टियों के पहले वह बेटी की टू एंड फ्रो फ्लाइट बुक करा देता। ईशा के एक नामी एफएमसीजी कंपनी में सिलेक्शन के बाद उसके लिए रिश्तों की लाइन लग गई थी। ऐसी पढ़ी लिखी, सुंदर और कमाती लड़की को कौन अपनी बहू बनाना पसंद नहीं करेगा। काफ़ी सावधानी से खासी देखभाल के बाद उसने ये रिश्ता तय किया। 2 भाइयों का छोटा सा परिवार, मम्मी पापा दोनों वर्किंग और गोरा चिट्टा सुदर्शन लड़का। वह एमटेक करके किसी बहुराष्ट्रीय एमएनसी में सीनियर इंजीनियर था और इससे अधिक क्या चाहिए था। ईशा मना ही करती रह गई थी, पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैं विदेश जाकर और आगे पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन लड़की बड़ी हो गई है, ये सामाजिक दबाव बढ़ता ही जा रहा था। आखिर हार कर उसने मुश्किल से 26-27 साल की उम्र में ईशा की शादी कर दी थी और ईशा ने भी शादी के लिए हाँ कर दी थी। जाड़े की छुट्टियों में जब ईशा घर आई, पापा और बिटिया शॉपिंग करते करते बावरे हो गए। कहाँ से लहंगा लेना है और कहाँ से संगीत के लिए इवनिंग गाउन। एक बढ़िया अपार्टमेंट अप मार्केट ज्वेलरी आउटलेट में जाकर उसने बिटिया को झिलमिलाता डायमंड का सेट दिलवाया। एक गोल्ड का सेट मम्मी ने पहले से ही बनवा कर रखा था। मैरिज होम की सजावट से लेकर केटरर को मीनू बताने तक का सब में ईशा इन्वॉल्व थी। आखिर वही तो पापा का बेटा भी थी। अप्रैल में शादी का मुहूर्त निकला था। पंडित जी का कहना था कि शादी का मुहूर्त तो बहुत अच्छा है, लेकिन बारात के लौटने के लिए सुबह के समय मुहूर्त ठीक नहीं है। बारात को शाम के 4:30 बजे के बाद लौटना चाहिए। ये बात लड़के के माता पिता से भी कही गई, लेकिन वे शाम तक रुकने के लिए तैयार नहीं हुए। अरे 4 बजे विदा रखेंगे तो असल में विदा होते होते 1-2 घंटे की देरी तो हो ही जाएगी और घर पहुंचते पहुंचते रात में बहुत देर हो जाएगी। वहां पहुंचने पर नई बहू का स्वागत सत्कार ठीक से कैसे करेंगे? फिर उसके अगले दिन वहां भी तो रिसेप्शन का कार्यक्रम है, जिसकी व्यवस्था देखने की ज़रूरत पड़ेगी। देवेश और चित्रा ने बड़े भाई नरेश और भाभी से सलाह की। सहमति इसी पर बनी कि ठीक है, नया नया रिश्ता है, बात मान लेने में ही भलाई है। सुबह 10 बजे के आसपास बेटी को विदा कर दिया गया। बड़े भैया भाभी और नवविवाहित जोड़ा नई कार में बैठे। दूल्हे का बड़ा भाई पराग ड्राइविंग सीट पर था। भाभी उसी के साथ वाली सीट पर अपने नन्हे से शिशु को गोदी में लिए बैठ गई। बाकी सभी बाराती आधे उम्मीदे बस में बैठ गए और गाते बजाते दुल्हन को विदा कराकर चल दिए। अनुराग के मम्मी पापा खुशी से खिले पड़ रहे थे।
दो दो सुदर्शन बेटे और उनकी वैसी ही खूबसूरत बहुएं। उसके अगले दिन शाम को उनके घर पर ही रिसेप्शन रखा गया था। आखिर बनारस से मिर्ज़ापुर ज़्यादा दूर तो था नहीं, 3-4 घंटे में पहुंच ही जाएंगे। चलिए अब इसके आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में, और आशा है आपको कहानी पसंद आएगी और आप अगला एपिसोड भी सुनेंगे। चलिए, ओके, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।